आज का व्याख्यान कुछ विशेष तरह का है। ये थाना के डॉक्टर्स लोगों द्वारा आयोजित है, तो स्वाभाविक रूप से मैं वही बात आज ज्यादा करूंगा। हो सकता है ये बातें आपने कभी सुनी ना हो मेरे व्याख्यान में, कि इस देश में जो दवा का क्षेत्र है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, उसमें विदेशी कंपनियां क्या कर रही हैं और इस देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ दिन के बाद भारत सरकार दिल्ली में पार्लियामेंट में एक बिल पारित करने जा रही है और वो बिल है पेटेंट एक्ट। ये हमारे यहां 1970 में एक कानून बना था जिसका नाम है इंडियन पेटेंट एक्ट। तो 1970 का जो इंडियन पेटेंट एक्ट का कानून है, उसको बदलकर अब एक नया कानून भारत के पार्लियामेंट में पारित होने जा रहा है। शायद अगले 2-3 महीने में हो जाएगा। तो ये जो नया पेटेंट का कानून आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, और पुराना जो पेटेंट का कानून है हमारे देश में 1970 का, वो क्यों बदला जा रहा है। पेटेंट का माने होता है एक तरह का लीगल राइट, वैधानिक अधिकार। माने अगर कोई वैज्ञानिक या कोई व्यक्ति जब किसी चीज का आविष्कार करता है, इन्वेंशन करता है, तो उस चीज के आविष्कार करने वाले व्यक्ति को कुछ समय विशेष के लिए विशेष अधिकार दिया जाता है। जो विशेष अधिकार मिलता है किसी भी व्यक्ति को अपने इन्वेंशन पर, उसी कानूनी अधिकार को तकनीकी भाषा में पेटेंट कहते हैं। तो पेटेंट का माने होता है एक तरह का विशेष कानूनी अधिकार जो हर उस व्यक्ति या कंपनी के पास होता है जो किसी नए वस्तु का आविष्कार करती है। हमारे देश में 1970 से एक खास तरह का पेटेंट एक्ट लागू है। 1970 के पहले हिंदुस्तान में जो पेटेंट एक्ट चलता था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। जब अंग्रेजों का राज चलता था इस देश में, अंग्रेजों का शासन चलता था, तो उन्होंने इस देश में कई तरह के कानून बनाए थे। तो ऐसा ही एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था सन 1911 में, और 1911 में अंग्रेजों की सरकार ने एक पेटेंट एक्ट इस देश में पारित कर दिया था। तो 1911 वाला पेटेंट एक्ट 1970 तक चलता रहा। आजादी मिल गई थी 1947 में, लेकिन आजादी मिलने के लगभग और 12-13 वर्षों तक सिर्फ बहस चलती रही कि हम हमारा पेटेंट एक्ट बदलें कि नहीं बदलें। बहुत मुश्किलों से जाके 1970 में पेटेंट एक्ट बदला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो अक्सर ये कहा करते थे कि अंग्रेजों के जमाने का जो बनाया हुआ पेटेंट एक्ट है, अगर वो बदला नहीं जाएगा तो हिंदुस्तान का तकनीकी विकास नहीं हो सकता, हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया पेटेंट एक्ट बदला जाए। ये पंडित नेहरू अक्सर कहा करते थे। उन्होंने ही सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल पारित करवाया था उस पेटेंट एक्ट के लिए, लेकिन पंडित नेहरू के अपने जमाने में वो लागू नहीं हो पाया। 2 समितियां बनाई थी पंडित नेहरू ने। एक टेकचंद बख्शी हुआ करते थे, बहुत बड़े जज माने जाते थे इस देश में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, और एक जस्टिस आयंगर की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी बनाई थी। तो दोनों कमेटियों की ये रिकमेंडेशंस थी पार्लियामेंट के लिए कि अंग्रेजों के जमाने का जो बनाया हुआ पेटेंट एक्ट है 1911 का, वो बदल दिया जाए और हिंदुस्तान की सरकार अपने हिसाब से पेटेंट एक्ट बनाए। तो 1970 में वो दूसरा पेटेंट एक्ट इस देश में बना और लागू हुआ। 1970 के पहले जब हमारा पेटेंट एक्ट नहीं था, अंग्रेजों वाला था, तब देश की क्या हालत थी, और 1970 में जब वो पेटेंट एक्ट लागू हो गया तब देश की क्या हालत हुई। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। एक बार अमेरिका से कुछ सांसद आए थे, अमेरिकन पार्लियामेंट के सेनेटर्स आए थे। वहां अमेरिका की पार्लियामेंट में जो उच्च सदन होता है उसको सेनेट कहते हैं।
तो अमेरिका के पार्लियामेंट के कुछ सेनेटर्स हिंदुस्तान में आए थे और उनकी अध्यक्षता के लिए जो व्यक्ति आया था, जो उनका बॉस था, जो उस टीम का लीडर था, उसका नाम था कैफूवर। कैफूवर एक बहुत बड़ा सेनेटर हुआ अमेरिकन पार्लियामेंट में। तो कैफूवर ने हिंदुस्तान में आने के बाद एक स्टेटमेंट किया था और वो स्टेटमेंट हिंदुस्तान के सभी अखबारों में छपा था। हिंदुस्तान की बहुत सारी किताबें हैं जो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में लिखी गई हैं, उसमें कैफूवर का वो स्टेटमेंट अक्सर रिप्रोड्यूस किया जाता है। वो स्टेटमेंट क्या है? कैफूवर ने कहा कि 1970 के पेटेंट एक्ट के हिंदुस्तान में लागू होने के पहले भारत देश दूसरे देशों से आयात की गई दवाओं पर निर्भर रहता था। 1970 के पहले ये देश बाहर से आने वाली इंपोर्टेड ड्रग्स और मेडिसिन पर चलता था और इस देश में कोई भी जरूरी दवा बनती नहीं थी। जितनी दवाएं थीं वो या तो इंपोर्ट की जाती थीं या मल्टीनेशनल से खरीदी जाती थी। हिंदुस्तान में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन 1970 में कुछ 60-70 करोड़ रुपए के आसपास था बस। तो यहां दवाएं बनती नहीं थी और महत्वपूर्ण दवाएं तो बिल्कुल नहीं बनती थी। जितनी दवाएं बनती थी वो दूसरे देशों में बनती थी, विदेश में बनती थी और वो हिंदुस्तान में इंपोर्ट की जाती थी। तो कैफूवर ने कहा कि 1970 के पहले भारत में ज्यादातर दवाएं बाहर से आयात की जाती हैं, बन नहीं पाती हैं। और 1970 के कानून बनने के बाद, वो इंडियन पेटेंट एक्ट का कानून बनने के बाद, कैफूवर का कहना था कि भारत अपने लिए जरूरी दवाएं उत्पादन करने वाला एक महत्वपूर्ण देश बन गया। माने 1970 के पहले दवाओं का कुल उत्पादन था इस देश में 60-70 करोड़ के आसपास और आज 1997 में हिंदुस्तान में दवाओं का कुल उत्पादन है लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास। ये लास्ट ईयर के भारत सरकार के आंकड़े हैं कि जब हम अंग्रेजों के कानून के आधार पर चलते थे तो इस देश में सिर्फ दवाएं बनती थी 70-80 करोड़ रुपए की। जब हमने हिंदुस्तानी कानून बना लिया, अपने हिसाब से कानून बना लिया, तो इस देश में दवाओं का उत्पादन हो गया है करीब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास। 1970 में हिंदुस्तान पूरी तरह से बाहर से आने वाली दवाओं पर चलता था और यहां कभी भी कोई गंभीर बीमारी जब फैलती थी तो अक्सर हजारों लाखों लोग इसलिए मर जाते थे कि समय से दवाएं नहीं मिल पाती थी। कई बार इस देश में महामारियां फैली हैं और हजारों लाखों लोग इसलिए मर गए कि समय से बाहर से दवा नहीं आ पाई और लोग मर गए। ये 1970 के पहले की हालत थी। लेकिन आज हम न सिर्फ अपने देश में दवाओं का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि हर साल हिंदुस्तान की सरकार करीब 2,000 करोड़ रुपए की दवाओं का निर्यात कर रही है। 1970 के पहले ये देश नेट इंपोर्टर कंट्री था। पूरी तरह से भारत के काम चलते थे दवाओं के आयात पर। आज हम न सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं बल्कि निर्यात भी कर रहे हैं। तो ये जो चमत्कार हुआ वो कैसे हुआ? और एक तीसरी बात और है जो कैफूवर ने कही रिपोर्ट में। कैफूवर ने कहा कि दुनिया के तमाम अमीर देशों में, माने जिनको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, जापान, ऐसे तमाम देश जिनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, तो दुनिया के तमाम अमीर देशों में दवाओं की जो कीमतें हैं और जो क्वालिटी है, तो क्वालिटी के हिसाब से हिंदुस्तान में बनने वाली दवाएं दुनिया के किसी भी देश की दवा के टक्कर में हैं और कीमतों के हिसाब से हिंदुस्तान में बनने वाली दवाएं दुनिया के तमाम अमीर देशों में बनने वाली दवाओं से 20-20 गुनी सस्ती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, एक टैबलेट है उसका नाम है जेंटेक। जेंटेक टैबलेट हिंदुस्तान में बनती है, अमेरिका में भी बनती है। तो हिंदुस्तान में अगर आप 300 mg की जेंटेक टैबलेट को खरीदने जाइए तो एक स्ट्रिप माने 10 गोलियों का एक स्ट्रिप जेंटेक टैबलेट का इस देश में लगभग 30-35 रुपए के आसपास है और अमेरिका में वही जेंटेक टैबलेट का 10 गोलियों का एक स्ट्रिप 750 रुपए का है अमेरिका में।
और ऐसी एक नहीं, मैंने एक लिस्ट बनाई है दवाओं की। हमारी एक छोटी सी पुस्तक है जिसका नाम है मौत का व्यापार करके। उस पुस्तक में एक लिस्ट दिया है कि हिंदुस्तान में बनने वाली दवाएं 5 रुपए की, 7 रुपए की, 8 रुपए की 10 टैबलेट तक मिल सकती हैं। वही दवाएं अमेरिका में 700 रुपए में, 800 रुपए में, 1000 रुपए में, 1500 रुपए में, इससे कम की नहीं। तो कैफूवर ने कहा था ये बात कि 1970 का अगर इंडियन पेटेंट एक्ट ना बना होता भारत में, तो भारत में कभी भी लोगों को दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती इतने सस्ते दाम पर। तो आज हम दुनिया में ना सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की दवाएं पैदा कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में सबसे सस्ती दवाएं पैदा करने वाले देशों में भारत इस समय नंबर 1 पर है। दूसरा नंबर है बांग्लादेश का। तो ये जो चमत्कार हुआ इस देश में, वो चमत्कार हुआ एक कानून की वजह से, और उस कानून का नाम है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। अब क्या हो रहा है, उस इंडियन पेटेंट एक्ट के कारण हिंदुस्तान में इस समय दवा बनाने वाली करीब 18,000 स्वदेशी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड की बात तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि उनका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार का जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट जो हैं वो ये बताते हैं कि सारे देश में 18,000 दवाएं बनाने वाली इंडियन कंपनीज हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। जहां 1970 में दवा बनाने वाली मुश्किल से 2-4 कंपनियां होती थी, 10-12 प्रोडक्शन यूनिट्स होते थे। अब आज हमारे देश में दवाएं बनाने वाले 18,000 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं सरकार के यहां, जिनका रजिस्ट्रेशन है। तो ये जो चमत्कार हुआ है वो चमत्कार एक ही कारण से हुआ। हमारे यहां दुनिया की सबसे सस्ती दवाएं हैं, हमारे यहां दुनिया की बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन हैं, हमारे यहां दुनिया में R&D पर, इस देश में दवाओं पर जो खर्चा हो रहा है वो आप आश्चर्य करेंगे कि हमारा खर्चा दुनिया के तमाम देशों के खर्चे से कम जरूर है, लेकिन हमारे यहां क्वालिटी जो है उतनी ही अच्छी है जितनी अमेरिका में है या यूरोप के किसी दूसरे देश में। तो कम खर्चे में भी इस देश में R&D का काम चल रहा है, और कुछ बड़े पब्लिक सेक्टर हैं जिन्होंने बेहतरीन किस्म के R&D का काम इस देश में किया है, जैसे IDPL, इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान की सरकार का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है जिसने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा R&D का बेस इस देश में डेवलप किया। तो ये सारा का सारा चमत्कार हुआ है हिंदुस्तान में 1970 के इंडियन पेटेंट एक्ट के आधार पर। वो पेटेंट एक्ट ऐसा क्या कहता है जिससे हमारे देश में इतना बड़ा चमत्कार हो गया? जो 1970 का पेटेंट एक्ट है उसमें एक प्रोविजन है जो ये बताता है कि हिंदुस्तान के ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में किसी भी दवा को प्रोडक्ट पेटेंट नहीं मिलता। ये हमारे यहां विशेष बात है। तो क्या होता है, हमारे यहां ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में प्रोसेस पेटेंट तो मिलता है लेकिन प्रोडक्ट पेटेंट नहीं मिलता। ये प्रोसेस और प्रोडक्ट का फर्क क्या है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं। मान लीजिए कोई एक मेडिसिन बनानी है एक्स, तो एक्स मेडिसिन बनाने के लिए हो सकता है हमको A, B और C नाम के 3 तरह के केमिकल्स की जरूरत पड़े। तो हमने A को मिलाया B से, B को मिलाया C से, तो A + B + C = कोई एक मेडिसिन बन गई एक्स। तो ये जो A, B और C को मिलाने का जो तरीका है, उनका जो रेशियो और प्रोपोर्शन होगा, वो पूरा का पूरा तरीका कहलाता है प्रोसेस। और A, B और C को मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बन गया एक्स, तो वो हो गया मेडिसिन। तो हमारे यहां क्या है उस पेटेंट एक्ट के आधार पर कि हमारे यहां प्रोसेस का पेटेंट तो है लेकिन जो प्रोडक्ट बना है उसका पेटेंट नहीं है। और हमारे यहां ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में जो प्रोसेस का पेटेंट मिलता है उस पर जो पेटेंट की अवधि होती है वो मैक्सिमम 7 साल की है। 5 साल से लेकर 7 साल की अवधि तक के ही लिए ही पेटेंट इस देश में इशू किया जाता है। पेटेंट माने एक तरह का लीगल राइट। तो मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं उदाहरण के लिए, और आपने कोई एक दवा इंट्रोड्यूस की बाजार में, एक नई दवा बनाई, तो उस नई दवा के प्रोसेस पर आपको 7 साल के लिए पेटेंट मिल जाएगा। 7 साल के बाद आपका पेटेंट खत्म हो जाएगा।
तो 7 साल के लिए आपको जो पेटेंट मिलेगा, उस 7 साल के पेटेंट पर आपके जैसे प्रोसेस से कोई दूसरी कंपनी दवा नहीं बनाएगी। आपसे अलग कोई एक तीसरा प्रोसेस वो बनाएगी। आपने मान लीजिए A+B+C एक प्रोसेस डेवलप किया है, तो दूसरी कोई कंपनी होगी वो A'+B'+C' कोई एक दूसरा प्रोसेस डेवलप करेगी। तो एक प्रोसेस पर जिसको पेटेंट मिल गया तो 7 साल तक उस व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है। जब तक वो व्यक्ति या कंपनी अपना अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति और कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर देता, तब तक उस प्रोसेस से दूसरा कोई आदमी दवा नहीं बना सकता। ये हमारा कानून है। तो हमारे यहां क्या हुआ कि दवा मान लीजिए X है, लेकिन X दवा को बनाने के लिए हो सकता है 20 प्रोसेस हो इस देश में। क्योंकि हमने प्रोसेस का पेटेंट दिया, तो उससे नतीजा क्या निकला? उससे नतीजा ये निकला कि एक ही दवा को अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरीके से तैयार किया। उनके कॉम्बिनेशंस और परमुटेशंस बदल दिए, अलग अलग तरीके से एक ही दवा उन्होंने तैयार की। तो नतीजा क्या निकला कि जब एक ही दवा को मान लीजिए 20 कंपनी बना रही है, तो मार्केट में कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के कारण दवाओं के दाम नीचे आए। 1970 के पहले क्या थी? पूरी मोनोपोली थी मार्केट में। बाहर से आने वाली इंपोर्टेड ड्रग्स पर हम जिंदा रहते थे, तो मार्केट में पूरी मोनोपोली थी। 1970 के बाद जब ये पेटेंट एक्ट पारित हो गया, तो कंपटीशन आया मार्केट में, क्योंकि 20 कंपनियां 25 कंपनियां एक ही दवा को और 25 तरीके से बना रही हैं। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा मार्केट में, वैसे वैसे दामों में कमी आती गई दवाओं में, और क्वालिटी डेवलप होती चली गई। इसलिए आज हिंदुस्तान में 18,000 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। और शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक एक मेडिसिन को हिंदुस्तान में 50-50 कंपनियां बनाती। दवा एक ही है, ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं उससे। एक कंपनी ने मान लीजिए एक ब्रांड नेम दे रखा है उसी दवा का, दूसरी कंपनी ने दूसरा ब्रांड नेम दे रखा। दोनों कंपनियों का प्रोसेस अलग है बनाने का, लेकिन प्रोडक्ट सेम है। और अगर प्रोडक्ट सेम है तो उसके एंड पॉइंट के जो रिजल्ट्स हैं वो भी सेम होंगे, नतीजे भी एक जैसे होंगे। तो ये हमारे यहां जो 1970 का पेटेंट एक्ट लागू हुआ, उसकी वजह से ये चमत्कार हुआ इस देश में। हमारे यहां प्रोसेस पेटेंट है, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं दिया जाता। मान लीजिए प्रोडक्ट पेटेंट होता तो क्या होता? अगर हमने प्रोडक्ट पेटेंट दिया होता तो जो मेडिसिन है उस पर भी पेटेंट हो जाता किसी दूसरे व्यक्ति का। और अगर मेडिसिन पे पेटेंट हो जाता तो जिस कंपनी के पास प्रोडक्ट पेटेंट होता, बस वही कंपनी मार्केट में उस दवा को बेचती, और दूसरी कोई भी कंपनी उस दवा को बेच नहीं सकती थी। तो एक ही कंपनी की मोनोपोली होती पूरे मार्केट में, एकाधिकार होता। और मोनोपोली जो होती है तो आप जानते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन जबरदस्त होता है। हर कंपनी अपने दाम इतने ज्यादा बढ़ा देती है कि दूसरी कंपनी वो दवा बना नहीं सकती और बेच नहीं सकती, इसलिए वो मुश्किल हो जाती है। मोनोपोली इसलिए खराब मानी जाती है। तो 1970 का पेटेंट एक्ट जब आया तो मोनोपोली टूटी और कंपटीशन आया, डाइवर्सिफिकेशन आया, और बहुत तेजी से इस देश में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्शन का काम बढ़ा। अब क्या चल रहा है? अमेरिका की तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो दवा बनाने के क्षेत्र में हिंदुस्तान में भी हैं, ब्रिटेन की भी कुछ कंपनियां हैं, वो भारत सरकार पर पिछले कई वर्षों से दबाव डाल रही हैं कि वो 1970 का जो पेटेंट एक्ट है उसको बदल दे। कौन कौन ऐसी कंपनियां हैं? अमेरिका की एक कंपनी, उसका नाम है फाइजर। ब्रिटेन की एक कंपनी है, उसका नाम है ग्लेक्सको। तो ये जो फाइजर और ग्लेक्सको नाम की एक कंपनी है, एक कंपनी है उसका नाम है स्मिथलाइन बीकम, स्विस कंपनी। तो ये फाइजर है, ग्लेक्सको है, सीबा गायगी है, सेंडोज है, स्मिथलाइन बीकम है। ये तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो भारत सरकार पर दबाव डाल रही हैं कि 1970 का जो इंडियन पेटेंट एक्ट है उसको बदल दिया जाए। तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि 1970 के इंडियन पेटेंट एक्ट में जो प्रोसेस पेटेंट की बात कही गई है उसके साथ साथ प्रोडक्ट पेटेंट भी ले आया जाए। और दूसरी बात वो ये चाहते हैं कि हमारे यहां जो पेटेंटेबिलिटी की अवधि है, माने कितने समय के लिए पेटेंट मिल सकता है, तो मैक्सिमम 7 साल के लिए मिलता है। तो अमेरिकन और यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती हैं कि कम से कम हिंदुस्तान में 20 साल के लिए पेटेंट मिले।
तो इसका माने क्या होगा? अगर भारत सरकार अमेरिका की और ब्रिटेन की कंपनियों के सामने सरेंडर करके 1970 के इंडियन पेटेंट एक्ट को बदल दे और अमेरिकी कंपनियां और ब्रिटेन की कंपनियां जैसा चाहती हैं वैसा पेटेंट एक्ट बना दे, तो हिंदुस्तान में प्रोसेस पेटेंट के साथ साथ प्रोडक्ट पेटेंट भी आ जाएगा। और प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट के साथ साथ एक एक पेटेंट की अधिकतम अवधि कम से कम 20 साल की होगी। तब इसका माने क्या है? किसी एक खास दवा को जिस कंपनी के पास उसका पेटेंट है वो कंपनी कम से कम 20 साल तक मार्केट में अपनी मोनोपोली में उस दवा बेचेगी। और अगर 20 साल तक एक ही कंपनी की मोनोपोली रहे मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर दवा के लिए, तब आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कंपनी कितना लूटेगी, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा कि सिवाय उस दवा के आप कोई दूसरी दवा खरीद नहीं सकते। और आप चूंकि एक डॉक्टर हैं तो आपके पास एक दूसरा संकट भी होगा कि एक ही कंपनी की जब दवा है मार्केट में तो सिवाय उस दवा के आप दूसरी दवा प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। और तब वो कंपनी अपनी मोनोपोली का फायदा उठाकर हो सकता है जेंटेक टैबलेट के 10 टैबलेट के स्ट्रिप को जो अमेरिका में दाम है 750-800 रुपए, उसी दाम पर हिंदुस्तान में बिके, क्योंकि जेंटेक बहुत जरूरी टैबलेट है, एसेंशियल ड्रग्स में आती है। हिंदुस्तान की सरकार ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 117 मेडिसिन हैं जो 100% एसेंशियल मानी जाती। हाथी कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी इस देश में, उस हाथी कमीशन की रिपोर्ट ने बताया था कि 117 दवाएं तो बहुत जरूरी हैं और उन बहुत जरूरी दवाओं में रेनिटिडीन एक दवा है जिसको जेंटेक कहते हैं। उसका ब्रांड नेम जेंटेक है, मूल नाम उस दवा का रेनिटिडीन है। तो रेनिटिडीन एक बहुत जरूरी दवा है। ऐसे ही एक डाइक्लोफेनेक है जिसको वोवेरॉन के नाम से बेचा जाता है सारे देश में। तो वोवेरॉन जो है उसका ब्रांड नेम है, डाइक्लोफेनेक उसका ओरिजिनल नेम है, मेडिसिन का अपना नाम है। तो डाइक्लोफेनेक भी एक बहुत जरूरी दवा है, मूल दवा है। तो ऐसी जो मूल दवाएं हैं जिनकी संख्या इस समय भारत में 117 है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि हिंदुस्तान में अभी कुछ और ऐसी 150 से ज्यादा मेडिसिन डेवलप हुई हैं पिछले 10 साल में जिनको जरूरी माना जा सकता है। तो उसको भी अगर हम ध्यान में रखें तो कुछ 250 दवाएं ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं। और इन बहुत जरूरी 250 दवाओं के क्षेत्र में मान लीजिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने प्रोडक्ट पेटेंट भी ले लिया और प्रोसेस पेटेंट भी ले लिया, तब तो हिंदुस्तान के लोगों के पास सिवाय मरने के दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और इतना बड़ा खतरा इस देश के सामने है। दुर्भाग्य क्या है, भारत सरकार ने अमेरिका की फाइजर और अमेरिकन लेबोरेटरी, ब्रिटेन की ग्लेक्सको, यूरोप की सीवागाई की सैंडोज, स्मिथलाइन बीकम, ऐसी 10-12 बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने इस समय की सरकार ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। और इसी सरेंडर के साथ भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि ये जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसा चाहती हैं वैसा ही कानून इस देश में बनने जा रहा है अगले 2 महीने के बाद। और उस कानून में जो सबसे खतरनाक बात है वो 2 बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहली बात कि उस कानून में प्रोसेस पेटेंट के साथ साथ प्रोडक्ट पेटेंट भी है। और दूसरी सबसे खतरनाक बात कि पेटेंट की कम से कम अवधि 20 साल की है। अब इसमें आप तो डॉक्टर हैं तो एक छोटी सी टेक्निकल बात आप मेरी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक प्रोसेस से मैंने एक पेटेंट ले लिया किसी एक प्रोसेस पर। सपोज करिए A+B+C एक प्रोसेस है, उस पर मैंने पेटेंट ले लिया। और A+B+C से बनने वाला जो प्रोडक्ट है X, उस पर भी मैंने पेटेंट ले लिया, क्योंकि दोनों ही पेटेंटेबल हैं। नया कानून जो आ रहा है उसमें प्रोसेस भी पेटेंटेबल है, प्रोडक्ट भी पेटेंटेबल है। तो मैंने A+B+C पे पहले पेटेंट ले लिया, फिर उसके बाद जो X प्रोडक्ट बना उस पर दोबारा पेटेंट ले लिया। तो A+B+C का मेरा पेटेंट 20 साल चलेगा। और जो प्रोडक्ट आया X, उस पर भी पेटेंट अगले 20 साल तक चलेगा। और मान लीजिए जब मेरे पेटेंट की अवधि 20 साल की पूरी हो गई तो मैंने 20 साल में एक दिन पहले A+B+C को
थोड़ा सा चेंज किया और मैंने कर दिया A+B+12C, या ऐसा कर दिया A+B+2C, तो क्या होगा? प्रोसेस भी बदल गया और प्रोडक्ट भी बदल गया, लेकिन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होंगे वो पूरी तरह से नहीं बदलेंगे। थोड़े रिजल्ट बदलेंगे, ज्यादा रिजल्ट नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनमें ए कंपोनेंट भी है, बी कंपोनेंट भी है। बस सी कंपोनेंट में थोड़ा सा मैंने फ्रैक्शंस चेंज कर दिए, कुछ माइक्रो लेवल के मैंने फ्रैक्शंस उसमें चेंज कर दिए, तो फिर एक नया पेटेंट अगले 20 साल के लिए मुझे फिर मिल गया और अगले 20 साल के लिए प्रोडक्ट का भी मिल गया। तो इसका माने क्या हुआ? कम से कम 40 साल तक मेरी मोनोपोली को कोई मार्केट में चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो इसका माने 40 साल तक लोगों को मरना पड़ेगा। जो दाम तय करेगी मल्टीनेशनल कंपनी, उसी दाम पर वो दवाएं आपको खरीदनी पड़ेंगी। और एक तीसरी और खतरनाक बात जो हो रही है, सरकार ने जो सरेंडर किया है मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने। हमारे यहां एक कानून चलता था जिसका नाम था डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। और ये डीपीसीओ कानून क्यों चलता है? ये डीपीसीओ कानून इसलिए चलता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं इस देश में जो हजारों % का मुनाफा कमाती। आप तो डॉक्टर हैं, इसलिए आप जानते हैं कि जिस दवा का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसे का आता है, वो दवा बाजार में 10 रुपए की, 12 रुपए की, 15 रुपए की बड़े आराम से बिकती। और दवा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मरने वाला आदमी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पूछता। घर का गहना भी बेचेगा, घर का सामान भी बेच देगा, मरीज को बचाना उसके लिए सबसे प्रमुख लक्ष्य होता। तो जितनी महंगी से महंगी दवा होगी वो बेचारा चुपचाप उसको खरीद कर लाता, भले ही उस दवा को करने में उसके घर की संपत्ति ही क्यों ना बिक जाए। तो अगर मान लीजिए 40 साल तक किसी एक कंपनी की पूरी मोनोपोली रहे मार्केट में, तब आप जरा कल्पना करिए कि दृश्य क्या होगा। 1970 के पहले की हालत इस देश में वापस लौट आएगी। और तीसरी और एक सबसे खतरनाक बात उस पेटेंट एक्ट में जो होने जा रही है वो ये कि हमारे यहां अब तक क्या होता था कि जिस कंपनी को पेटेंट दिया जाता, उस कंपनी से ये एग्रीमेंट करती है सरकार कि आपको जिस दवा के लिए पेटेंट दिया जा रहा है, पेटेंट मिलने की एक निश्चित अवधि में आप उस दवा का उत्पादन शुरू कर दें। नहीं तो क्या है, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, पेटेंट लेके बैठ जाती हैं, ना खुद उत्पादन करती हैं, ना किसी दूसरे को करने देते हैं। हाँ, बेईमानी तो इस देश में इतनी भयंकर है। तो बहुत सारी कंपनियां इसलिए पेटेंट रजिस्टर्ड कराती हैं ताकि दूसरा कोई आदमी वो माल ना बना सके। तो हमारे यहां नियम है, नियम यह है, उसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग का नियम है वो। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग का नियम यह है कि जिस कंपनी को पेटेंट मिला, उस कंपनी को पेटेंट मिलने की एक निश्चित अवधि में उत्पादन करना ही पड़ेगा। और एक दूसरी बात कि वो कंपनी जब उत्पादन करेगी तो उसको स्थानीय संसाधनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए फाइजर एक कंपनी है, उसको मान लीजिए पेटेंट मिल गया किसी दवा पे, तो फाइजर क्या करेगा, वो यहां नहीं बनाएगा, वो कहेगा हमारी अमेरिका की जो यूनिट है वहां से जो बनती है उसको हम हिंदुस्तान में लाएंगे, क्योंकि बाहर से लाने वाली दवा में उनको ट्रांसफर प्राइसिंग का मौका मिल जाएगा। जो दवा आपके देश में 5 रुपए में बन जाएगी वो अमेरिका में 950,000 रुपए की होगी। तो यहां अगर वो 5 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा। वही दवा अगर 950 में बिकना शुरू हो जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। इसलिए वो कोई भी कंपनी क्या करती है बदमाशी के लिए कि पेटेंट हासिल करने के बाद ना तो प्रोडक्शन करती है और ना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पैदा करती है। तो हमारे यहाँ 1970 का जो पेटेंट एक्ट है उसमें यह प्रोविजन है कि जिस कंपनी को भी पेटेंट मिलेगा वो कंपनी को एक निश्चित समय में दवा का उत्पादन करना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, जिस दवा पर पेटेंट मिला है उस दवा को आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपको लोकली मैन्युफैक्चर करनी ही पड़ेगी। और अगर आपने नहीं की तो आपका पेटेंट रिवोक कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और किसी दूसरी कंपनी को दे दिया जाएगा। तो अभी जो नया पेटेंट एक्ट बनने जा रहा है, जिसको भारत सरकार बनाने जा रही है मल्टीनेशनल के सामने सरेंडर करके, उसमें यह व्यवस्था है कि कोई भी कंपनी जो पेटेंट हासिल कर लेगी तो वो जो पेटेंट होगा वो इक्विवेलेंट होगा इंपोर्ट के।
इस बात को समझिए कि मान लीजिए कोई कंपनी ने पेटेंट लिया है किसी एक दवा पर और उसी दवा को वो कंपनी इंपोर्ट करके ला रही है अपने देश से, तो वो जो इंपोर्टेशन है वो इज इक्वल टू होगा पेटेंटेड। तो बाहर से आने वाली दवा का जो इंपोर्ट होगा वो अगर हिंदुस्तान के लोकल प्रोडक्शन के हैसियत का माना जाएगा तो कोई भी कंपनी यहां दवा बनाएगी नहीं, क्योंकि यहां दवा बनाने में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। इसलिए वो सारी की सारी दवाओं को बाहर से इंपोर्ट करके हिंदुस्तान में डंप करने का ही काम शुरू करेंगे, जो 1970 के पहले चलता था। और इससे भी ज्यादा एक खतरनाक चीज उस पेटेंट एक्ट में जो आ रही है, भारत सरकार जिसको बना रही है और पार्लियामेंट में जो आने वाला है अगले महीने, वो ये है कि बाहर की कंपनियां जो हिंदुस्तान के मार्केट में आकर इर्रेशनल और इररेलीवेंट ड्रग्स बनाती रहती। आप तो डॉक्टर हैं इसलिए आप जानते होंगे, इस समय हिंदुस्तान के मार्केट में 84,000 फॉर्मुलेशंस हैं प्रेजेंट इंडियन मार्केट में, और उन 84,000 फॉर्मुलेशंस में हाथी कमेटी की रिकमेंडेशंस के अनुसार और WHO की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 250 दवाएं हैं जो जरूरी हैं। तो बाकी की सारी दवाएं जो है वो गैर जरूरी हैं, बेकार हैं, इररेलीवेंट हैं, इर्रेशनल हैं। लेकिन इस देश में दुर्भाग्य क्या है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा इर्रेशनल और इररेलीवेंट ड्रग्स ही बना रही हैं, और ऐसी दवाएं इस देश में सबसे ज्यादा बिक रही हैं जिनकी शायद हमको कोई जरूरत नहीं है, जो जबरदस्ती खिलाई जाती हैं। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल काउंसिल में, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बाद में वो बायो ग्रुप में चले गए और डॉक्टर हो गए, मैं इंजीनियरिंग में चला गया और इस फील्ड में आ गया। तो अभी मेरे 2 दोस्त हैं जो वहां के R&D में बहुत गहरे जुड़े हुए, तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया जिसको हमारे यहाँ एक मेडिको फ्रेंड सर्किल होता है, हिंदुस्तान के तमाम शहरों में डॉक्टरों ने एक सोसाइटी बनाई हुई है जिसका नाम है मेडिको फ्रेंड सर्किल सोसाइटी। तो उनका हर साल एक कन्वेंशन होता, तो लास्ट ईयर का जो कन्वेंशन हुआ था उसमें मैं गया था। उसमें ऑल एम्स के 2 डॉक्टरों ने, जो मेरे मित्र भी रह चुके हैं, एक पेपर प्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इर्रेशनल और इररेलीवेंट ड्रग्स इस समय बन रही हैं। दुनिया के तमाम देशों में जिन दवाओं को बनाने पर पाबंदी लगी हुई है वो दवाएं हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बन रही हैं और बिक रही हैं। जिन दवाओं को खाना जहर माना जाता है वो दवाएं हिंदुस्तान में ना सिर्फ बिक रही हैं बल्कि ऐसी कंपनियों को करोड़ों करोड़ों रुपए के फायदे हैं। और ऐसी कितनी दवाएं हैं, तो वो जो रिसर्च पेपर उन्होंने प्रोड्यूस किया, उस रिसर्च पेपर में उन्होंने कुछ 515 दवाओं की एक लिस्ट दी है। उसमें से मैं आपको कुछ नाम पढ़ के सुनाऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 2 सीनियर डॉक्टरों का रिसर्च है। उसमें उन्होंने जो मजेदार लिस्ट है उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि हिंदुस्तान में कितनी ऐसी दवाएं हैं जो इर्रेशनल और इररेलीवेंट हैं, और दूसरी लिस्ट उसका रिसर्च पेपर का हिस्सा है कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने हेल्थ टॉनिक्स हैं जो कुछ भी हेल्थ नहीं देते। आप एक नहीं 100, 200, 500 हेल्थ टॉनिक के डिब्बे खा लीजिए, आपकी हेल्थ में 1% भी वृद्धि होने वाली नहीं है। तो जो इर्रेशनल इररेलीवेंट हेल्थ टॉनिक्स हैं और इर्रेशनल और इररेलीवेंट दवाएं हैं, उनके बारे में उन्होंने एक लिस्ट बनाई है। मैं उसमें आपको कुछ नाम पढ़कर सुनाऊं। इस देश में सबसे ज्यादा शायद बिकने वाली दवा है इस समय ब्रूफेन, और ब्रूफेन के बारे में उन्होंने कहा है कि ये दुनिया के 15 देशों में बैन है, और वो सारे के सारे 15 देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन। और क्यों बैन है, तो वो कहते हैं कि ब्रूफेन से आंतों में घाव हो जाता है और अल्सर भी हो जाता है कई बार। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है उन दोनों डॉक्टर्स की। इंटरेस्टिंग स्टडी क्या है, उन्होंने एक उदाहरण लिया है उसमें, और वो उदाहरण हम सबको समझ में आ सकता। वो कहते हैं कि मान लें शरीर में कहीं दर्द हो रहा,
और हमने कहा कि आप ब्रूफेन खा लीजिए, और उस बेचारे मरीज ने ब्रूफेन खरीद के खा लिया। सच्चाई में जितना दर्द है उसको ठीक करने के लिए हो सकता है 5 मिलीग्राम ब्रूफेन की जरूरत पड़े, या हो सकता है 4 मिलीग्राम या 3 मिलीग्राम ही जरूरत पड़े, या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 10 मिलीग्राम की जरूरत पड़े। लेकिन टैबलेट है 400 mg का, या टैबलेट है 250 mg का, या टैबलेट है मान लीजिए 300 mg का। तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको अगर 10 मिलीग्राम की जरूरत है वो दर्द ठीक करने के लिए, लेकिन आपने टैबलेट खा लिया है 250 mg का, तो वो जो चला गया शरीर के अंदर उसमें से 10 मिलीग्राम तो काम में आएगा, लेकिन जो बचा हुआ 240 मिलीग्राम है वो शांत नहीं बैठने वाला, वो कुछ ना कुछ करेगा। और वो जो कुछ करेगा उसका रिजल्ट ये निकल सकता है कि हो सकता है आपकी आंतों में घाव पैदा कर दे, हो सकता है आपको अल्सर की बीमारी बना दे, हो सकता है आपको ऐसी और कोई तीसरी बीमारी पैदा कर दे। इसलिए यूरोप के देशों में ब्रूफेन बैन है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत धड़ल्ले से बिकती है। ऐसे ही एक दूसरी दवा के बारे में उन्होंने कहा है एस्पिरिन। एस्पिरिन दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में बैन है, लेकिन हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बिक रही है। एक ऐसी ही दवा के बारे में उन्होंने लिखा पैरासीटामोल। पैरासीटामोल दुनिया के 12-15 देशों में इस समय बिकती नहीं। जापान ने अभी 3 साल पहले पैरासीटामोल को बैन किया। कारण क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक जर्नल मेरे आता है, जहां इलाहाबाद में मैं जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता हूं वहां दुनिया भर के तमाम जर्नल्स में मंगाता हूं, तो WHO के जर्नल्स रेगुलर मेरे यहां आते हैं। तो पिछले 3 साल पहले का जो WHO का जर्नल आया उसमें उन्होंने बताया कि पैरासीटामोल खाकर जापान में करीब 1.5 लाख बच्चे पैरालिटिक हो गए, अपंग हो गए। और वहां जापान में अक्सर डॉक्टर पैरासीटामोल को एंटीपायरेटिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो 1.5 लाख बच्चे जब अपंग हो गए और पैरालिटिक हो गए तो वहां की जापान की सरकार ने कमीशन बिठाया और उस कमीशन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट को WHO ने अपने जर्नल में रिप्रोड्यूस किया और वो रिपोर्ट यही कह रही है कि जापान के डॉक्टरों ने पता लगाया कि बहुत अधिक मात्रा में पैरासीटामोल खाने के कारण जापान के बच्चे अपंग हो गए, लकवे के मरीज हो गए। उसके तुरंत बाद जापानीज गवर्नमेंट ने पैरासीटामोल को बैन कर दिया, लेकिन हमारे यहां धड़ल्ले से बिक रहा है पैरासीटामोल। और अक्सर इस देश के छोटे छोटे बच्चे पैरासीटामोल खा रहे हैं। कभी कभी तो इस देश में लोग जो हैं बिना डॉक्टर के पास जाए खुद अपनी डॉक्टरी शुरू कर देते हैं। तो उनका क्या करें? जरा सा बुखार आया, पड़ोसी आपको आ जाएगा सुझाव देने के लिए कि पैरासीटामोल ले लो। जुकाम हो गया तो पड़ोसी आ जाएगा आपको बताने के लिए कि कोल्डारिन ले लो। यहां तो प्रॉब्लम एक और बड़ी कि हर व्यक्ति इस देश में बड़ा भारी डॉक्टर है। तो कभी कभी तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं प्रेस्क्रिप्शन के लिए, वो खुद ही प्रेस्क्रिप्शन कर लेते हैं और बीमारी चालू हो जाती है फिर। और ऐसी कुछ 515 दवाएं हैं। इसमें एक दवा और है जो इस देश में बहुत बिकती है, प्लेसिडॉक्स। प्लेसिडॉक्स इस देश में बहुत बिक रही है और प्लेसिडॉक्स के बारे में है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट हैं प्लेसिडॉक्स के। इसलिए प्लेसिडॉक्स दुनिया के करीब 12-13 देशों में बिकती नहीं। तो ऐसी 515 मेडिसिन हैं जो दुनिया के तमाम देशों में बंद कर दी गई हैं, लेकिन हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बिक रही हैं। और इनमें एक दूसरे दुख और दुर्भाग्य की बात है, उस रिसर्च पेपर में उन्होंने ये प्रोड्यूस किया कि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कई कई नामों से बिक रही हैं। और उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने कोई प्रेस्क्रिप्शन लिखा, हमने वो खरीद के खाया, असर नहीं हुआ। दोबारा डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब उस दवा का तो कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने दवा का नाम बदल दिया, फिर हमने खाया, फिर भी असर नहीं हुआ। फिर तीसरी बार चले गए डॉक्टर साहब के पास कि कोई असर नहीं है, तो फिर एक तीसरा प्रेस्क्रिप्शन आया, तो पता चला 10 प्रेस्क्रिप्शन बदले और एक भी दवा का असर नहीं हुआ। कारण क्या है? डॉक्टर साहब नाम बदलते गए लेकिन दवा एक ही थी। और इसका कारण क्या है?
इसका जो सबसे बड़ा कारण है, दुनिया के जितने अमीर देश हैं, कई यूरोपियन देशों में मैं गया हूं, किसी भी यूरोपियन देश में कोई भी दवा ब्रांड नेम से नहीं बिकती। सारी दवाएं उनके ओरिजिनल नाम से बिकती। ब्रांड नेम कहीं ब्रैकेट में पड़ा रहता है, लेकिन ओरिजिनल नेम पहले रहता है, तो उससे पता चल जाता है कि दवा क्या है। यहां क्या है कि ब्रांड नेम से दवाएं बिकती हैं, ओरिजिनल नेम मालूम नहीं होता। ज्यादातर डॉक्टरों को भी नहीं मालूम होता और पेशेंट को भी नहीं मालूम होता। और इस देश में हमारे जैसे बहुत सारे लोग, कम से कम हम लोग आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से पिछले 5 साल से पार्लियामेंट के एमपीज को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा कानून इस देश में बनना चाहिए जिससे दवाएं ब्रांड नेम से ना बिके, उनके ओरिजिनल नेम से बिके। और अगर ये यूरोप और अमेरिका में हो सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? लेकिन वो होने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ब्रांड नेम छोड़कर उनके ओरिजिनल नाम से दवाएं बिकना शुरू हो गई तो ये एक ही दवा 40 नाम से कैसे बिकेगी, और उसमें करोड़ों का जो घोटाला है वो कैसे हो पाएगा? तो जो दवा का क्षेत्र है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़े सेवा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता। और इस देश में जितने लोग डॉक्टर्स बनते हैं और डॉक्टर बनने के बाद जो काम करते हैं वो एक सेवा के रूप में ही इस देश में दिया जाता। तो उस सेवा के क्षेत्र में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके कुछ करोड़ रुपए का मुनाफा कमाना है, अगर ये प्रवृत्ति पैदा हो रही है और सबसे ज्यादा ये प्रवृत्ति मल्टीनेशनल्स में आ रही है, तो इस देश के लिए बहुत बड़े खतरे की निशानी है ये। और मान लीजिए अगर ये चीजें हो गई, अभी तक तो मैं आपसे संभावना व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है 2 महीने के बाद ये कानून पारित हो जाए। तो 2 महीने के बाद अगर ये कानून पारित हो गया तो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में दवाओं की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ेंगी। 3 साल पहले लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर मनमोहन सिंह जब इस देश के वित्त मंत्री बने थे तो उन्होंने डीपीसीओ खत्म किया था, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर खत्म किया था। तो जैसे ही डीपीसीओ खत्म हुआ है, आप देखिए पिछले 3 साल में दवाओं की कीमतें कम से कम 10 गुनी तक बढ़ी हैं। पिछले 3 साल मेरे शहर में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं इलाहाबाद में, वो अक्सर मुझको कहते हैं कि राजीव, पिछले 40 साल में दवाओं की कीमतों में जो बढ़ोतरी नहीं हुई है वो पिछले 3, 4, 5 साल में हो गई है इतने तेजी से। और अभी सिर्फ डीपीसीओ खत्म हुआ है तब ये हालत है। मान लीजिए ये पूरा पेटेंट एक्ट ही बदल गया और उसके आधार पर जो अमेरिकन और मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती हैं वो पेटेंट एक्ट आ गया, तब तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होगा इस देश में। नियम चलता और कम से कम 20 साल के लिए वो कानून वहां पर है, जैसे अमेरिका, जैसे कनाडा, जैसे जर्मनी, जैसे फ्रांस, जैसे ब्रिटेन, इन तमाम देशों में आप देख लीजिए इलाज करवाना दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है अमेरिका में। अमेरिका में कोई भी मरीज अपने इलाज के बारे में तब तक सोच नहीं सकता जब तक उसका इंश्योरेंस ना हो। बिना इंश्योरेंस के अमेरिका में इलाज कराना माने घर बार सब बेच देना। छोटी से छोटी बीमारी का इलाज करवाने में लाखों खर्च हो जाते हैं वहां पर। तो इतना हाई कॉस्ट है ट्रीटमेंट का। कारण क्या है? हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट का अमेरिका में इसलिए है क्योंकि उनके यहां प्रोडक्ट पेटेंट चलता और कम से कम 20 साल के लिए उनके यहां मोनोपोली है एक एक कंपनी की पूरे मार्केट में एक एक दवा पर। तो वो कंपनी जब तक उसका पेटेंट रहता है तब तक मनमानी कीमतें वसूलती है। और अमेरिका में इस समय जितनी मेडिसिन बिक रही हैं उन मेडिसिन में करीब 90% मेडिसिन हैं पेटेंटेड मेडिसिन हैं। और हिंदुस्तान में इस समय क्या हालत है? इस समय हमारे देश में जितनी मेडिसिन बिक रही हैं उनमें मुश्किल से 10 to 15% मेडिसिन पेटेंटेड हैं, बाकी सारी ऑफ पेटेंटेड है। और ऑफ पेटेंटेड होने का फायदा क्या होता है? कोई भी दूसरी कंपनी, कोई भी तीसरी कंपनी, कोई भी चौथी कंपनी उससे ज्यादा किसी अच्छे प्रोसेस से, उससे ज्यादा किसी सस्ते तरीके से वो दवा बना सकती है और मार्केट में बेच सकती। पेटेंटेड होने का माने हर उस कंपनी को दवा बनाने से रोका जाए जो मार्केट में इनोवेट करने के लिए आना चाहती। और एक सबसे खतरनाक चीज इस कानून में जो होने जा रही है, हमारे यहां एक नए तरह का कानून आ रहा है, ये जो पेटेंट एक्ट आ रहा है, इसमें चोरी अगर की किसी ने, जैसे
मान लीजिए अमेरिकन कंपनी का पेटेंट है किसी मेडिसिन पे और हिंदुस्तान की किसी कंपनी ने उस मेडिसिन को बनाया और मार्केट में बेचा, तो इसका माने उस अमेरिकन कंपनी के पेटेंट का वायलेशन किया आपने। तो अमेरिकन कंपनी के पेटेंट का जब वायलेशन किया तो आपके ऊपर केस जब चलेगा तो उस केस में स्थिति क्या होगी? उस केस में स्थिति कुछ इस तरह की होगी, जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं। मान लीजिए मेरी घड़ी है, ये घड़ी आपने चोरी की, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और मुकदमा करूंगा आपके खिलाफ और मैं सिद्ध करूंगा कोर्ट में जाकर कि आपने मेरी घड़ी चुराई है। अब जो नया पेटेंट एक्ट आने जा रहा है उसमें क्या होगा? जिस आदमी ने आरोप लगाया, जैसे मैंने आरोप लगाया आपके ऊपर कि आपने चोरी की है, हमारे पेटेंट के वायलेशन का काम आपने किया, तो उस समय स्थिति क्या होगी? नए पेटेंट एक्ट में जो प्रोविजन है उसका टाइटल है रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। इसका माने क्या? इसका माने यह है कि अगर मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने मेरी घड़ी चुराई है, तो आपको सिद्ध करना है कोर्ट में कि आपने घड़ी चुराई है कि नहीं चुराई। मैं नहीं सिद्ध करूंगा, मैं तो कोर्ट में आपके ऊपर आरोप लगाकर छुट्टी हो गई मेरी तो, और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। आप मरते रहिए, खटते रहिए ये सिद्ध करने के लिए कि आपने चोरी की है कि नहीं की है। माने जो चोर होगा उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप चोर हैं कि भले आदमी। जो आरोप लगाएगा वो सिद्ध नहीं करेगा, जो आरोपी होगा उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैंने चोरी की है या नहीं की है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा एक तमाशा इस देश में चलेगा कि अमेरिकन कंपनियों की जो कॉम्पिटिटर होंगी इंडियन मार्केट में, जैसे फाइजर है, फाइजर का कॉम्पिटिटर मान लीजिए सिप्ला है, या फाइजर का कॉम्पिटिटर मान लीजिए रैनबैक्सी है, या फाइजर का कॉम्पिटिटर मान लीजिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है हैदराबाद वाला, या ऐसी 10-5 और कंपनियां हैं। तो फाइजर क्या करेगा? उन 10-5 कंपनियों पर एक साथ आरोप लगाएगा कि इन्होंने हमारे पेटेंट की चोरी की है। जैसे ही वो आरोप लगेगा वैसे ही रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ के प्रोविजन के साथ उन तमाम स्वदेशी कंपनियों के अपने प्रोडक्शन बंद करने पड़ेंगे और वो कोर्ट में जाके फैसले की स्थिति तक आपको अपने मार्केट से आउट होना पड़ेगा। और उतने साल में, मान लीजिए 5 साल मुकदमा चला या 10 साल मुकदमा चला, तो फाइजर पूरे मार्केट में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करेगा। और इस देश में आप जानते हैं कि कोई भी केस का फैसला 20-25 साल से पहले होता नहीं। छोटे से छोटे केस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, कम से कम आपको 15-20 साल तो बड़े आराम से गुजर जाएंगे, आपके केस का फैसला ही नहीं होने वाला। तो अमेरिका की जो कंपनियां हिंदुस्तान में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगी, उनके लिए तो बिल्कुल खुला हुआ रास्ता है कि वो जिस कंपनी पर चाहे आरोप लगा दें। रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ के तहत हिंदुस्तानी कंपनी को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा और उतने समय के लिए मार्केट पर पूरी मोनोपोली अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी की होगी जिसने आरोप लगाया। दुनिया में ये कानून कहीं भी नहीं चलता। रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ का कोई कानून नहीं। हमेशा जो आरोप लगाता है उसको सिद्ध करना पड़ता है कि दूसरे ने चोरी की है या नहीं की है। अब एक नया नियम इस देश में आ रहा है कि चोरी करने वाले को सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने चोरी की है या नहीं की। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का क्या हो सकता है? मैं मेरी बात नहीं कहता। हिंदुस्तान में इस समय जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है KR नारायणन, ये पहले उपराष्ट्रपति रह चुके। तो जब KR नारायणन साहब उपराष्ट्रपति हुआ करते थे तो उस समय एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था दिल्ली में, वो मुझे अभी भी याद है। IIT में एक कन्वोकेशन हुआ था, दिल्ली IIT में, और चांस की बात यह थी कि मैं गया था उस कन्वोकेशन में उनका व्याख्यान सुनने के लिए। तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में 1970 का जब से पेटेंट एक्ट आया तब से हिंदुस्तान की जो कुल आबादी है उसका 30% आबादी ही दवा खरीद रही है। जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, उस पॉपुलेशन का सिर्फ 30% हिस्सा दवा खरीद पाता है। ये तब उन्होंने कहा जब हिंदुस्तान में दवाएं दुनिया की सबसे सस्ती दवाएं मानी जाती। ये स्टेटमेंट उनका उस समय का है जब हिंदुस्तान में अपना पेटेंट एक्ट चलता है और हम ना सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की दवाएं पैदा करते हैं बल्कि हिंदुस्तान में हम सबसे सस्ती दवाएं पैदा करते हैं। तब भी हिंदुस्तान की कुल आबादी का 30% हिस्सा ही दवा खरीद पाता है। 70% लोग तो अभी भी दवा खरीदने की स्थिति में नहीं।
मान लीजिए ये नया पेटेंट एक्ट आ गया, तब क्या होगा? तब तो शायद ये होगा कि हिंदुस्तान की पूरी आबादी का मुश्किल से 5 से 10% हिस्सा ही दवा खरीदने की हैसियत रखेगा, क्योंकि दाम इतने तेजी से बढ़ेंगे और हमारे पास उन दामों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं होगा, क्योंकि कानून जो था वो पहले से ही हटा दिया है, डीपीसीओ का। और तब इस देश में कभी आप कल्पना करिए कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन है और उस पर्टिकुलर मेडिसिन पर किसी विदेशी कंपनी का अधिकार है और उस विदेशी कंपनी को मान लीजिए 20 साल के लिए पेटेंट राइट मिला हुआ है प्रोसेस का और प्रोडक्ट का, और बाय द वे हिंदुस्तान में सूरत जैसी स्थिति पैदा हो जाए जो कुछ साल पहले हुई थी। अब वो प्लेग था या क्या था, इसकी डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ तो था। और मान लीजिए जो दिल्ली में लास्ट ईयर पैदा हुआ था डेंगू की स्थिति, वो स्थिति हिंदुस्तान के 10-15 शहरों में पैदा हो गई है, और किसी एक कंपनी के पास ही डेंगू की मेडिसिन है या किसी एक कंपनी के पास ही प्लेग की मेडिसिन है, और उस कंपनी के पास 20 साल के लिए प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों पेटेंट के राइट्स हैं। तो सूरत जैसी स्थिति में, दिल्ली के डेंगू जैसी स्थिति में मान लीजिए वो कंपनी अपनी दवा का दाम 100 गुना बढ़ा दे, तब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, या तो मरिए या 100 गुनी महंगी दवा खरीदिए और अपना इलाज कराइए। और मान लीजिए कभी युद्ध की स्थिति हो, कभी मान लीजिए हमारा किसी दूसरे देश से झगड़ा हो गया हो और कोई बहुत बड़ी नेशनल क्राइसिस इस देश में पैदा हो गई हो, युद्ध की स्थिति हो। जैसे मैं आपको एक सॉलिड एग्जांपल दूं, इराक की हालत इस समय बहुत खराब है। इराक की हालत खराब क्यों है? क्योंकि इराक के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, अमेरिका के और यूरोप के देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो प्रतिबंध लगाए हुए हैं तो हो क्या रहा है, वहां बच्चे मर जाते हैं बिना दूध के, क्योंकि बाहर से दूध नहीं लाने देते इराक में। इराक में हजारों लाखों लोग बीमारियों से मर रहे हैं क्योंकि उनके पास दवाएं नहीं है। अमेरिका ने पाबंदी लगाई है कि कोई भी कंपनी इराक में दवाएं नहीं बेचेगी। अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है कि कोई भी कंपनी इराक में दूध नहीं बेचेगी, कोई भी कंपनी इराक में दाना नहीं बेचेगी अन्न का, कोई भी कंपनी यूरोप और अमेरिका की इराक में सब्जियां नहीं बेचेगी, फल नहीं बेचेगी। तो इराक में हजारों लाखों लोग मर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास अपनी व्यवस्थाएं नहीं है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इराक पिछले युद्ध के दिनों में तबाह हो गया। कुवैत का जो युद्ध हुआ था, खाड़ी का जो युद्ध हुआ था, जो गल्फ वॉर हुआ था, उस गल्फ वॉर के कारण इराक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो बर्बाद होने के कारण उस इराक में स्थिति बड़ी खराब हो गई है। तो वो खराब स्थिति आज तक बनी हुई है क्योंकि बाहर की कंपनियों पर पाबंदी लगी हुई है। वो इराक में न दवाएं बेच सकते हैं, न खाने पीने के सामान बेच सकते हैं। बाय द वे अगर ये हालत हिंदुस्तान में हो जाए, मान लीजिए कल को साल भर के बाद पाकिस्तान से हमारा कोई युद्ध हो जाए और युद्ध के समय में तो इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती, तो युद्ध के समय मान लीजिए हालत बड़ी खराब है और हमने पेटेंट दे रखा है प्रोसेस और प्रोडक्ट का विदेशी कंपनियों को, और युद्ध के बाद कोई भयंकर महामारी सैनिकों के बीच में पैदा हो गई है, उनका हम ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कंपनी के पास पेटेंट होगा, वो मनमानी कीमत पे दवा बेचेगी और हमको मजबूरी में वो दवा खरीदनी पड़ेगी। और ऐसा खतरनाक कानून इस देश के पार्लियामेंट में पारित होने जा रहा है। तब आप इन सरकारों के दिमाग के बारे में सोचिए, तो ये क्या सब बैंकरप्ट लोग हैं जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में? और मैं आपको सच्चाई कहूं कि ये बैंकरप्ट तो नहीं है, लेकिन ये सब के सब ट्रेटर्स हैं जो वहां बैठे हुए हैं, जो अपने देश की बर्बादी कर सकते हैं, जो अपने देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए की रिश्वत विदेशी कंपनियां दे सकती हैं। और अब इस हिंदुस्तान में एक नए तरह का खतरनाक ट्रेंड पैदा हो गया है। अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने एमपीज रखना शुरू कर दिया है पार्लियामेंट में लॉबिंग के लिए, और हर पार्टी में विदेशी कंपनियों के एमपीज हैं। वो क्या करते हैं, जब भी किसी कंपनी के खिलाफ कोई बात होती है तुरंत हंगामा मचाते हैं और उस पूरी बात को सबसाइड करवा देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हम लोगों ने एक केस स्टडी किया था 92-93 में आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से। वो केस स्टडी क्या था,
कि हिंदुस्तान में 15-16 ऐसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो हजारों प्रतिशत का मुनाफा कमा रही हैं, हजारों प्रतिशत के, थाउजेंड ऑफ परसेंट के। और इनमें सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में फाइजर एक है, दूसरे नंबर की है हेक्स्ट, तीसरे नंबर की है सीवागाएगी, चौथे नंबर की है सैंडोज, पांचवें नंबर की है ग्लेक्सको। और ऐसी 15 कंपनियों की हमने एक लिस्ट बनाई थी। और वो लिस्ट किस आधार पर बनाई थी? इन कंपनियों की जो बैलेंस शीट आती है, उन्हीं बैलेंस शीट के आधार पर हमने वो लिस्ट बनाई थी। तो बैलेंस शीट में से हमने कैलकुलेट क्या किया? बैलेंस शीट में से हमने जो कैलकुलेशन किया था वो ये कि इन कंपनियों की जो दवाएं बनती हैं, जो बेसिक मेडिसिन बनती हैं, जिनको बल्क ड्रग्स कहते हैं, तो जो बल्क ड्रग्स बन रही हैं उसकी जो कॉस्ट आ रही है उससे 1000 गुनी ज्यादा कॉस्ट पर मार्केट में फॉर्मुलेशन बिक रहा, 1000 गुनी ज्यादा कीमत पर। मान लीजिए बल्क ड्रग बन रही है 1500 रुपए किलोग्राम में, तो मार्केट में वो लाखों रुपए किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है फॉर्मुलेशन सुन। तो ऐसी जो मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं और इनके ऊपर पार्लियामेंट से कोई रेगुलेशन नहीं है, तो हमने एक केस स्टडी करके पार्लियामेंट के कुछ एमपीज को दिया था। पार्लियामेंट के उन एमपीज ने देखा, कुछ सवाल हुए पार्लियामेंट में, बाद में पार्लियामेंट में एक कमीशन बिठाया गया था, उस कमीशन में कुछ एमपी शामिल हुए थे। उस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो भी यही थी कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मनमानी कीमतें वसूल रही हैं। दवाओं को जिन दामों पर बिकना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा दाम पर वो दवाएं बाजार में बिक रही हैं और आम आदमी उससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा। तो ये आया, हंगामा हुआ पार्लियामेंट में। अब हम लोगों को ये उम्मीद थी कि उन कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, तो पार्लियामेंट में एक जबरदस्त लॉबी खड़ी हो गई जिन्होंने उन कंपनियों को प्रोटेक्ट करने का काम किया, और आज तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। फिर हम लोगों ने एक बार हंगामा किया पार्लियामेंट में कि हमारे यहां एक कंपनी है, उसका नाम है नेस्ले। नेस्ले बेबी पाउडर बेचता। यूरोप के देशों में बेबी पाउडर बिकता नहीं। यूरोप के देशों में बेबी पाउडर को बेबी किलर कहते। मैंने यूरोप के कई देशों में देखा है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट जिन पर दिया जाता है सरकार की तरफ से कि आप अपने बच्चे को बेबी पाउडर मत खिलाइए। क्यों? क्योंकि उसमें जहर है। तो पूरे यूरोप में जो बेबी पाउडर बेबी किलर कहा जाता है, वही बेबी पाउडर हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बिक रहा है। और बहुत वर्षों तक इस देश में जो बेबी पाउडर बिकता था उसके डिब्बे पर कुछ भी लिखा नहीं होता था। जब ये सब हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, हमारे जैसे विचार वाले दिल्ली में कुछ डॉक्टर्स हमको मिले और उन्होंने भी पार्लियामेंट पे दबाव डलवाया, हंगामा करवाया। तब जाके भारत सरकार ने सिर्फ इतना सा आदेश दिया कि कंपनियों को बेबी पाउडर के डिब्बों पर यह लिखना जरूरी होगा कि मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। बस बात खत्म हो गई। माने हमको ये उम्मीद थी कि सारे देश में ये रेगुलेशन आ जाएगा कि मां का दूध ही बच्चे को पिलाया जाए, बेबी पाउडर बिल्कुल नहीं पिलाया जाए। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद और कोर्ट से फैसला होने के बाद सरकार ने सिर्फ इतना किया कि बेबी पाउडर के डिब्बे पे लिखवा दिया कि मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। और वो उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी आंखें हैं, वो आंखों से अंधे हैं। ये लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी सूतते ही रहते हैं और सुट्टा लगाते ही रहते हैं। कुछ उसी तरह की हालत हिंदुस्तान की माताओं की भी है कि जो जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं वो उतना ही ज्यादा बेबी पाउडर अपने बच्चों को खिलाती। और विज्ञापन कुछ इस तरह से किया जाता है कि हमारा मुन्ना 3 महीने का हो गया तो मैंने तो बेबी पाउडर खिलाना शुरू कर दिया, अब आप क्या कर रहे हैं? तो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में जब से बेबी पाउडर आया तभी से बच्चे जवान हो रहे हैं, बिना बेबी पाउडर के तो लोग बड़े ही नहीं हुए होंगे इस देश में। कुछ ऐसा माहौल है पूरे देश में। और इतने धड़ल्ले से बेईमानी के साथ नेस्ले कंपनी का ये रोज एडवर्टाइजमेंट आता है। लेकिन मुझे दूसरा एक और बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि आप जैसे जागरूक डॉक्टर खामोश बैठे हुए हैं।
एक तरफ भारत सरकार इस साल एक वर्ष मना रही है, शायद आपको कुछ पैम्पलेट आए होंगे और माहिती मिली होगी। इस साल का जो वर्ष है वो मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, इस वाक्य के आधार पर यह वर्ष मनाया जा रहा है। और जगह जगह भारत सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर करके सेमिनार करवा रही है ताकि माओं को समझाया जाए कि आपका दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि ये फालतू का खर्चा कर रहे हो करोड़ों रुपए का, इससे ज्यादा आसान है ये बेबी पाउडर बिकना ही बंद करा दो, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वो नहीं कराएंगे। बेबी पाउडर धड़ल्ले से बिक रहा है और उसके लिए सेमिनार भी धड़ल्ले से चल रहे हैं कि मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। अब जिनको समझना चाहिए कि मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, वो सेमिनार में आते नहीं, वो तो अपने घर में टेलीविजन के सामने बैठकर सीखते हैं कि नेस्टम पिलाएं कि सेरेलक पिलाएं। दुर्भाग्य से जिनको सेमिनार में जाना चाहिए, समझना चाहिए, वो जाते नहीं है, और जिनको ये समझ है वो कोई कैंपेन चलाते नहीं है इस देश। ये सबसे बड़ी कम नसीबी है इस देश। और उससे भी ज्यादा दूसरी कम नसीबी है कि कॉलगेट नाम का टूथपेस्ट बिक रहा है इंडियन डेंटल मेडिकल एसोसिएशन के प्रमाण से। मुझे जरा आप बताइए कि कब इंडियन डेंटल मेडिकल एसोसिएशन ने कोई कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कॉलगेट के ऊपर प्रस्ताव पारित किया कि हम कॉलगेट को प्रमाणित कर रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तान में बिकना चाहिए। लेकिन रोज कॉलगेट बिक रहा है आईडीए द्वारा प्रमाणित, इंडियन डेंटल जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। तो आप में से कोई डॉक्टर इसका विरोध क्यों नहीं करता? कोई डेंटिस्ट खड़ा होकर इस झूठ को झूठ क्यों नहीं बोलता? और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर इस बात को चैलेंज करता? हम तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूं। अगर मैं करूंगा तो कोर्ट सबसे पहला सवाल पूछेगा कि आपको आती है कुछ दांतों की बात, कुछ जानते हैं आप? जब डेंटिस्ट जाएगा कोर्ट में तो वो ये सिद्ध